स्टूडेंट वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का जो ब्रांच कौन सा है आप लोगों का स्टूडेंट, मानव विकास है। आज जो पेपर आप लोगों का हुआ था केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसएबिलिटी यानी अक्षम एवं असमर्थ बालकों की देखभाल वाला जो पेपर जो आपका सेकंड था वो आज आप लोगों का हुआ है। तो ये बुकलेट सीरीज कौन सा स्टूडेंट याद रखिएगा, बुकलेट सीरीज बी है। और बाकी सबका जैसे A C D होगा तो वो अपना क्या है प्रश्न के अनुसार अपना मिला लेंगे, क्रम सिर्फ इधर उधर रहता है स्टूडेंट, बाकी जो है क्वेश्चन वही रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत में 18 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने वाला कानून प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। तो पहला ऑप्शन क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम कानून। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून। तीसरा है आपका मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका समावेशी शिक्षा अधिनियम। स्टूडेंट ये याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है कि 18 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चों को जैसे किस में जो है फ्री एजुकेशन दिया जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जो बना है स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है लक्षण क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है आपका न्यून अवधान विकार। ठीक है, न्यून अवधान विकार। दूसरा ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट की धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। और चौथा ऑप्शन क्या है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराते रहना स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर जो है स्टूडेंट आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही होगा, पहला ऑप्शन। सॉरी पहला आंसर नहीं, पहला ऑप्शन स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। आपका ऑप्शन क्या है, 2016, 2005, 2012, 2014 सॉरी 11। तो याद रखिएगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका 2016 जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मानसिक विमंदित शब्द को किस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, मानसिक विमंदित शब्द को किस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बौद्धिक अयोग्यता। दूसरा ऑप्शन है मानसिक कमजोरी। तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक पिछड़ापन। और चौथा ऑप्शन है बौद्धिक प्रतिकूलता। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट की जो बौद्धिक अयोग्यता है वही क्या है मानसिक विमंदित शब्द के साथ जो है प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सुलभ सूक्ष्म सूचना संचार की पहल किस वर्ष शुरू की गई थी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये जो है आपका 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था स्टूडेंट। कौन सा है स्टूडेंट, 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, यानी 6 क्वेश्चन में से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि मेरे मॉडल पेपर से आया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, क्या होती है स्टूडेंट, आपको हमने बताया था कि सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है आपका 90 से लेकर 110 के मध्य होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ICIDH नाम मैनुअल कब प्रकाशित किया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में जो विकलांगता का जो फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट उसमें आप लोगों को हमने कराया था 1980 ईस्वी में है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अक्षमता किसके स्तर पर गड़बड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो अक्षमता होती है वह मतलब किसके स्तर पर। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका व्यक्तिगत स्तर पर। दूसरा ऑप्शन है क्या अंग के स्तर पर। तीसरा ऑप्शन है क्या सामाजिक स्तर पर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर जैसे मेरे अनुसार जो लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें पहले और तीसरे में जो है मुझे थोड़ा सा जो है इसमें डाउट है स्टूडेंट। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न
हमारा क्या कर रहा है कि अक्षमता निम्न में से किसके बीच संयोजन या लिंक प्रदान करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, क्षति और निःशक्तता दोनों, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में किसको एक विवादित अवधारणा माना है। ठीक है, निम्न में किसको जो है एक विवादित अवधारणा माना है, किसके अनुसार स्टूडेंट, तो WHO के अनुसार जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं में निम्न में किसे अपने मतलब ये माना है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो है मेरे अनुसार लग रहा है निःशक्तता होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मुझे इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को अगर कोई पता हो तो इसको बता दीजिए, या जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट के जरिए इसको आप लोग को क्लियर कर दूंगी। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, ICF वर्गीकरण का मॉडल निम्न में से किस पर केंद्रित होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विकलांगता पर जो है ICF का मॉडल जो है केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, विकलांगता पर ये केंद्रित है, ठीक है, लेकिन ये ICF मॉडल जो है किस पर काम करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य, ठीक है, और क्रिया पर, यानी कार्यात्मक जो है प्रणाली होती है उस पर जो है कार्य करता है, लेकिन केंद्रित क्या है विकलांग व्यक्ति पर ही ये केंद्रित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया स्टूडेंट कि जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण क्या है। तो याद रखिएगा कि गुणसूत्र का असामान्य संयोग ये भी हो सकता है, एक्स किरणों का प्रयोग ये भी हो सकता है, माँ जो है एड्स से ग्रसित है ये भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी संस्था, ठीक है, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है स्टूडेंट। तो ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट की राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्था जो देहरादून में है, तो वो क्या है, वो आपका जो है मतलब दृष्टिहीन यानी चक्षु विकलांग मतलब दृष्टिहीन बालकों के लिए क्या व्यक्तिगत भी और क्या संस्थाओं से जुड़कर भी ये कार्य करती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका कॉमन सेंस पे है कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि 6 महीने में जो है कोई भी बच्चा जो है ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे विरूपण का उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है, सामूहिक विरूपण, बौद्धिक विरूपण, पेशी विरूपण और वंशागत विरूपण। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या है, स्नायु विक से, रीढ़ की हड्डी क्या है, स्नायु विक। अगर नहीं समझ में आता है स्टूडेंट तो आप लोग क्या है एक बार इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए कि न्यूरोलॉजिकल जो होते हैं वो क्या किससे संबंधित होते हैं, तो आपके स्नायु विक यानी हड्डियों से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ा सा जो है संशय है स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे क्या दिया है कि भारतीय अनुसंधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि 21 में तो विकलांगों के लिए मतलब सारा प्रावधान किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है मतलब 22 दे, तो मेरे अनुसार जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, तो इसको अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग इसको प्लीज कंफर्म करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नवोदय विद्यालयों का क्या उद्देश्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उद्देश्य नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या, प्रतिभाशाली बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, तो ये तो उद्देश्य है ही। फिर क्या, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये भी उद्देश्य है। फिर क्या है आपका प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व पूर्ण विकास, तो ये भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है प्रतिभाशाली बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये जो है नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा क्या है कि नवोदय विद्यालयों का क्या उद्देश्य नहीं है प्रतिभाशाली। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है स्टूडेंट,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है स्टूडेंट, कि बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में बच्चों में सृजनात्मकता होती है तो क्या होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या होता है स्टूडेंट, आपका सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जन्म पश्चात होने वाली मानसिक मंदता का कारण है स्टूडेंट। तो देखिए आपको क्या पहला ऑप्शन दिया विषाक्त पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है लेड विष प्रयोग, चौथा ऑप्शन है औषधियाँ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, लेड विष प्रयोग जो होता है वो क्या जन्म के पश्चात जो है मानसिक मंदता का जो है कारण बन सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट कि जो मानसिक मंदता के लिए बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या सीमा शब्द दे दिया है, तो मानसिक मंदित बालक कितने होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 70 से जो है कम होती है, या क्या है जैसे आपका 50 से 70 के बीच जो होते हैं वो क्या आते हैं, मानसिक मंदबुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये भी देखिए हमने आपको कराया, बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा शब्द को अलग हेर फेर कर दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जन्म पश्चात मानसिक मंदता का कारण नहीं है स्टूडेंट। नहीं शब्द देखिए, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति जो है ये क्या है, जन्म के पश्चात हो सकती है, औषधि भी हो सकता है, आनुवंशिक एवं चयापचय जो है वो क्या है जन्म से पूर्व का है, विकिरण नहीं होगा स्टूडेंट। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जन्म के पहले का कारण क्या, अनुवांशिक और चयापचय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पिछड़ापन, ठीक है, पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता है, की विशिष्टता क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दार्शनिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पिछड़ापन बालकों की सीखने की किस गति का घोतक है। पिछड़ापन बालकों की सीखने की किस गति का घोतक है। पहला ऑप्शन क्या है, तीव्र गति, यानी अगर कोई बालक तीव्र गति से सीखता है तो वो क्या है, पिछड़ापन का शिकार होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। फिर औसत गति वाला भी जो है बालक, वो भी जो है आपका तीव्र गति का शिकार नहीं हो सकता। गुणांक गति का भी बालक जो है जो है आपका पिछड़ापन का जो है शिकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंद गति जो है, मंद गति से जो सीखने वाले जो बालक होते हैं वो पिछड़ेपन बालकों के सीखने के लिए गति के घोतक माने जाते हैं। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक तत्व, कौन कौन से जो है ऐसे सहायक तत्व जो अधिगम समस्याएं जो है उत्पन्न करती है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है, केवल शैक्षिक दशाएं, फिर क्या केवल वातावरणीय परिस्थितियां, फिर क्या शैक्षिक एवं वातावरणीय परिस्थितियां, और क्या है आपका गैर शैक्षिक दशाएं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने वाले मतलब कौन से तत्व पूछा है स्टूडेंट, सहायक तत्व कौन होंगे। तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा कि गैर शैक्षिक दशाएं। शैक्षिक और वातावरण जो है वो कभी भी क्या है आपका मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि जो है समस्या जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन गैर शैक्षिक दशाएं जो है वो क्या है, वो आपका जो है समस्या क्रिएट कर सकती है। इसका जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है मेरे अनुसार। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। एक मिनट, क्या अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक है। इसका आंसर स्टूडेंट थर्ड होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्यात्मक बालक का व्यवहार किसी न किसी पक्ष में होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, साधारण तो हो नहीं सकता, औसत भी हो नहीं सकता, औसत से निम्न भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असाधारण। समस्यात्मक बालक का व्यवहार किसी न किसी पक्ष से क्या होता है, असाधारण होता है या असामान्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपके जो है कॉमन सेंस पे डिपेंड है स्टूडेंट, कि कुसमायोजित बालकों का
विद्यालय का इतिहास होता है, कैसा होता है? असंतोषजनक, असंतोषजनक, खुशहाल, निराला। तो याद रखिएगा जो कुसमायोजित जो बालक होते हैं उनका विद्यालय का इतिहास कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? असंतोषजनक होगा। अगर संतोषजनक होगा तो कुसमायोजित है ही नहीं, खुशहाल होगा वो भी नहीं, निराला, ये सब क्या, सब ये आपका मतलब समायोजित बालक जो होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, देखिए ये भी आपके कॉमन सेंस पे है कि बाल अपराध का एक व्यवहार है। तो बाल अपराध क्या है? एक सामाजिक व्यवहार होता है। ठीक है, बाल अपराध एक क्या है? सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में ये भी क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ठीक है, NIMH कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो कोलकाता में। ये भी हमने आपको जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया स्टूडेंट मॉडल पेपर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से निःशक्त बच्चों के लिए PIED को क्रियान्वित किया है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मेरे अनुसार जो ये इसका यूनिसेफ आंसर है स्टूडेंट, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 30 है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर क्या है, 1994 में हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइए, आपने अगर कोई भी ऑप्शन लगाया होगा तो भी इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA समावेशी शिक्षा योजना में कितने लाख विकलांग बच्चों को जोड़ा गया है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए जो है आपका मतलब उस पर जो है 19 लाख बच्चा जो है आपका जो है मतलब लगभग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन जो है नहीं दिया है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोगों को किसी को ये इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत की किस जनगणना के आधार पर विकलांगता आंकड़ों पर एक इन्फोग्राफिक बनाया गया स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है आप लोगों का जो है 2011 मुझे लग रहा है। इस क्वेश्चन में भी यानी 32 33 में मुझे डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार जो है क्या ये 2011 होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 2.21 है। ये भी हमने आप लोगों को कराया था स्टूडेंट, ये भी मेरे मॉडल पेपर से ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए ये भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट, या ओरल ही इसको भी हमने बताया है कि RPWD अधिनियम 2016 के तहत कुल कितने प्रकार के विकलांगों को मान्यता दी गई है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये भी 21 प्रकार की जो है विकलांगों को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि भारत में कितने प्रतिशत लोग श्रवण संबंधित अक्षमता से जूझ रहे हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 18% जो लोग हैं वो क्या श्रवण संबंधित अक्षमता से क्या है जूझ रहे हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है WHO 2023 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग कितने प्रतिशत आबादी विकलांग है स्टूडेंट? तो देखिए मेरे अनुसार स्टूडेंट आपका जो है 15% जो है राइट है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को पता हो स्टूडेंट तो इसका भी आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी तक देखिए 4 क्वेश्चन जो है आपका जो है 5 क्वेश्चन जो है डाउटफुल निकला स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास DDRS किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराती है? पहला ऑप्शन है क्या, शिक्षा संबंधी, दूसरा ऑप्शन है रोजगार संबंधित, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट आपका वित्तीय संबंधित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका वित्तीय संबंधी हो जाएगा। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ कब हुआ स्टूडेंट? याद रखिएगा सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ कब हुआ स्टूडेंट? सॉरी वो देखिए संरचना था स्टूडेंट ना, तो 2015 वो भी था। और सुगम्य भारत अभियान जो है आपका कब शुरू किया गया है? तो ये भी आज आपका आंसर जो है 2015। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में आयोडीन की कमी लगभग कितने लोगों में है? ठीक है, यानी परसेंटेज ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है
400 मिलियन लोगों में, 500 मिलियन लोगों में, 550 और 600 मिलियन लोगों में। स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक आनुवंशिक रोग है। पहला ऑप्शन क्या है, अस्थि जोड़ व गठिया रोग, ये तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट। अस्थि रचना व गठिया रोग, ये भी नहीं हो सकता। पेशी छिड़ता रोग, ठीक है, और क्या है, छोटी विकृति स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या पूछा है, आनुवंशिक रोग है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आनुवंशिक रोग है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो पेशी छिड़ता रोग है, ऑप्शन थर्ड आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको मानवकृत विकलांगता के कारणों में शामिल किया जाता है। निर्धनता भी शामिल होती है स्टूडेंट, अशिक्षा भी होती है, मनोसामाजिक भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ये सब तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस पे है स्टूडेंट, आप लोग इसको कर लिए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकलांगता को कितने स्तरों पर रोका जा सकता है। प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीय स्तर, ये सभी स्टूडेंट। तो जो विकलांगता है उसका जैसे स्टूडेंट जो है आपका विकलांगता के जो स्तर जो होते हैं आपके जो है क्या है, 4 तरह के होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 दिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या विश्व विकलांग दिवस हम कब मनाते हैं, तो 3 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि असमान शिक्षार्थियों की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि निरीक्षण विधि द्वारा भी करते, चिकित्सक परीक्षण द्वारा भी करते, शैक्षिक परिणामों द्वारा भी करते, इसलिए यहाँ पे यहाँ कहा जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आई ट्रैकिंग प्रणाली और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये इसका आंसर जो है मेरे अनुसार जो है आप लोगों का जो है 46 का आंसर मेरे अनुसार जैसे लग रहा है कि आई गेस होगा, बट इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अभी तक देखिए 8 क्वेश्चन जो है आपके डाउटफुल निकले स्टूडेंट। फिर क्या है आप लोगों का देखिए साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाती है स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट, ये भी देखिए मेरे मॉडल पेपर से आया। सृजनशील बच्चे जो है साइनेटिक्स वर्ग के बच्चे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो आनुवंशिक विकार है स्टूडेंट। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, आनुवंशिक विकार है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि बालकों में कुछ रोग जन्मजात होते हैं तो कुछ वंशानुक्रम की देन होती है, जैसे क्या, तो आप कौन सा रोग जो है वो पाया जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि गूंगा और बहरापन भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, बौनापन भी होता है, ये भी आपका वांशुनुक्रमगत होता है। फिर क्या, भाषा दोष और डायबिटीज भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, जन्मजात और एक मिनट कुछ रोग जन्मजात होते हैं और उनकी बालकों में कुछ रोग जन्मजात होते हैं जो उनकी वंशानु, हाँ ठीक है, ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि समस्यात्मक बालक की विशेषताएं। देखिए ये भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुशासनहीनता, झूठ बोलना, क्रोध, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये अभी जो आप लोग फर्स्ट पेपर दिए वही उसी का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्न में विशिष्ट बालक के प्रकार है, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, सृजनात्मक बालक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समाज विरोधी बराबर लड़कों में वय संधि में कितने वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है। तो देखिए वय संधि जो होती है आपको हमने बताया था जब किशोरावस्था पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, उसमें बताया था ना कि जब 12 और 13 वर्ष के बीच की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। यानी एक की अवस्था की समाप्ति और दूसरे की स्टार्ट होने की जो बीच की जो कड़ी होती है वही आपका क्या है, वय संधि कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अपराधी बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान किया जाए, कहाँ पर, पर्याप्त शिक्षा, मनोरंजन
मनोरंजन क्रियाएं, खेलकूद व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मंद अधिगम बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रविधियां जो होती है मंद बुद्धि के लिए, तो क्या है पहला ऑप्शन क्या है आपका मूर्त सहायक सामग्री, फिर क्या प्रस्तुति सॉरी देखिए एक मिनट, प्रस्तुति करण के में छोटे वाक्य, और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है आपका पाठ्य वस्तुओं को खंडों में प्रस्तुत करना, और चौथा ऑप्शन क्या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सा क्वेश्चन नंबर 55 का उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट की स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में क्षति किससे संबंधित विषमता या हानि है। पहला ऑप्शन क्या शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक कार्य, और क्या है ये सभी। तो स्टूडेंट याद क्या दिया है स्टूडेंट कि स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में क्षति किससे संबंधित विषमता या हानि है। तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका शारीरिक हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है, संरचनात्मक कार्य है। तो ये सब क्या है, तो ये क्या दिया स्वास्थ्य संबंधित, ठीक यानी हेल्थ से संबंधित पूछ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से जो है चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम पेंडिंग पर आने देते हैं। ठीक है, एक मिनट इंग्लिश क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका चौथा ही होगा। ठीक है, 56 का क्या होगा चौथा ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अक्षमता का संबंध व्यक्ति में उसमें एकीकृत और मिश्रित गतिविधियों में किसके दृष्टिगोचर होने से होता है। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन क्या कार्य, दूसरा है कौशल, तीसरा है व्यवहार, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे इसका भी चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रस्तुत ICIDH नए संस्करण को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट मेरे अनुसार जो है इसका जो है आप लोगों का ये है ऑप्शन जो है ICF सही है। अब आप लोगों को अगर इसमें कंफर्म हो तो आप मुझे इसको जरूर एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, यानी ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में चलाए जा रहे किस प्रकार के विकलांगता का सबसे ज़्यादा विद्यालय चलाया जाता है। ठीक है, यानी भारत में चलाए जा रहे किस प्रकार के विकलांगों का सबसे ज़्यादा जो है विद्यालय चलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट या पहला ऑप्शन क्या है आपका दृष्टि बाधित बालकों का, श्रवण बाधित बालकों का, मानसिक मंदित बालकों का, या चौथा ऑप्शन क्या है आपका अन्य निशक्तता वाले जो है क्या है बालकों का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जो ज़्यादातर क्या है आपका जो है मानसिक मंदित बालकों का जो है ज़्यादा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी प्रश्न हमने आपको कराया था स्टूडेंट कि राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और क्या है अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या दिया राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और आपका क्या है अनुसंधान संस्थान जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो आपको हमने बताया था स्टूडेंट कि पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान अगर पूछेगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि कटक स्टूडेंट। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी हमने आप लोगों को कराया है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान NIEPDM भारत के किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि चेन्नई, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की विकलांगता सबसे अधिक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि लोकोमोटर जो विकलांगता है ये सबसे ज़्यादा जो है भारत में पाया जा रहा है या है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रमस्तकी पश्चाघात की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत लोग ऐंठन की समस्या से ग्रस्त हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो है स्टूडेंट इसका भी आंसर थोड़ा सा डाउट में मुझे है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 4% होना चाहिए। ओके, तो आप लोग अगर पता हो तो इसको जरूर कमेंट में करके बताइएगा।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अस्थि जोड़ में गठिया रोग से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कौन होता है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका वयस्क व्यक्ति, दूसरा है आपका वयस्क तथा छोटे बच्चे, तीसरा है केवल वयस्क लड़कियां और केवल जो है छोटी छोटी लड़कियां। तो क्या दिया? अस्थि जोड़ में गठिया रोग से संबंधित जो सबसे ज़्यादा जो है आपका स्टूडेंट जो है क्या है वो वयस्क ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक मिनट, इसका प्रश्न का क्या है? गठिया रोग ना, जोड़ों के दर्द में। एक मिनट इसमें स्टूडेंट आप लोग का ना ये तीसरा सही हो जाएगा जो है, मतलब ज़्यादातर क्या गर्ल्स में जो है वयस्क वुमेन्स में जो ये ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, एडल्ट गर्ल्स दिया है। क्या है? अस्थियों जोड़ में गठिया रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है स्टूडेंट? तो इसमें तो ज़्यादातर जो है गठिया रोग जो होता है स्टूडेंट ये ज़्यादातर जो है मतलब एक एज मतलब आपका वयस्क में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो लड़कियों में ही पाया जाता है, क्योंकि जो है यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन जो है गर्ल्स में ज़्यादा हो जाता है। ये ऑप्शन जो है आपका मतलब थर्ड ही होगा मेरे ख्याल से। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकलांगता की रोकथाम के उपाय किस प्रकार किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या? चिकित्सक की सुविधा कराकर, ठीक है ये भी सही है। लोगों को जागरूक और शिक्षित करके, ये भी सही है। जन्म के पश्चात, ठीक है, टीकाकरण करा के, ये भी सही। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से आंशिक दृष्टि आंशिक दृष्टि वाले लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें स्क्रीन आवर्धक जो होता है वो आंशिक दृष्टि वालों के लिए जो है मतलब उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट आपका? देखिए संवेदी दिव्यांगता के प्रकार को पहचानिए। कौन है आपका? बौनापन है, ठीक है, ऑटिज्म है, वाक एवं भाषागत विकलांगता है, या विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? विशिष्ट अधिगम विकलांगता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस प्रकार की वाणी विकृति में व्यक्ति तभी बोलता है जब उसे कहा जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ये क्या है? वाणी अयोग्यता जब होती है स्टूडेंट, हमारे अनुसार जो है वाणी अयोग्यता जो है उस स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति तभी बोलता है जब उसको कहा जाता है। ठीक है, यानी पहला आंसर जो है मेरे अनुसार सही है। इसमें भी थोड़ा सा मुझे संशय है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निद्रा निम्न में से एक प्रकार है। तो ये क्या है? प्रकार नहीं है स्टूडेंट, नहीं है तो याद रखिएगा उत्क्रमणी अवस्था का जो है प्रकार नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? आईसीडीएस में निद्रा विकृतियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? 3 भाग में स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्षुधा अभाव एवं क्षुधा अतिशयता विकृतियां निम्न में किसमें अधिक पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन क्या? पुरुष में, स्त्रियों में, शिशुओं में, सभी में बराबर थे स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यानी भूख का लगना जो है मतलब और क्या है? अतिशयता जो है सबसे ज़्यादा जो है किसमें पाई जाती है स्टूडेंट? तो सबसे ज़्यादा जो है होती है वो क्या? स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्यतः सक्षम महत्वाकांक्षी सामाजिक एवं संतुष्ट व्यक्ति होते हैं। तो क्या होते हैं? मतलब जो क्या है अधिक देर तक सोने वाले होते हैं, कम देर तक सोने वाले होते हैं, औसत समय तक सोने वाले होते हैं, या उनमें से कोई नहीं होते स्टूडेंट? याद रखिएगा कि औसत समय तक जो सोने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है? वो सामान्यतः सक्षम महत्वाकांक्षी सामाजिक और संतुष्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्षुधा को परिभाषित किया जा सकता है भोजन की इच्छा के रूप में, भोजन की दृष्टि के रूप में, असंतुलित भोजन के रूप में, असतत भोजन के रूप में स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो है भोजन की इच्छा के रूप में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा आंशिक या पूर्ण दृश्य क्षीणता का कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या? ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, मैक्यूला का व्यंजन व्यपजन, और उपरोक्त में से
उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मेरे अनुसार जो है आपका मतलब मोतियाबिंद होगा। ठीक है, अगर इसका किसी को आंसर पता हो तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 75। देखिए, ये देखिए, ये भी हमने कराया था। श्रवण दोष के क्या कारण थे, जन्मजात कारण है, आनुवंशिक कारण है, दैहिक कारण है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है पुरुष सभी स्टूडेंट। तो देखिए लगभग जो है आपके 30 क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से आए हैं स्टूडेंट। थोड़ा बहुत जो है शब्दों का हेरफेर है, कुछ क्वेश्चन क्या है आपके जो है मतलब कॉमन सेंस पे है स्टूडेंट। तो एकदम बिल्कुल घबराइए मत, ये मत सोचिए कि आप इस पेपर में फेल हो रहे हैं। आप सभी लोग मतलब जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सभी लोग क्या है 45 तक आप लोग राइट किए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, और फिर याद रखिए कि आप लोगों का क्या 25 नंबर का जो है आपका इंटरनल भी तो एग्ज़ाम होता है। सॉरी, 25 नंबर का जो है क्या है आपका इंटरनल एग्जाम होता है, तो इसमें मिलाकर आप लोग पास हो जाएंगे, बैक किसी का नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग घबराइए मत। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आपके कॉमन सेंस पे थे, और क्या है 30 के लगभग जो है मेरे मॉडल पेपर 30-25 के लगभग जो है मेरे मॉडल पेपर से आए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो बारीकी से पढ़े होंगे स्टूडेंट वो अपना मान लीजिए 25 क्वेश्चन के लगभग उन्होंने सही कर लिया तो वो पास हो गए स्टूडेंट, फेल कोई नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि कोई फेल हो गया या किसी का बैक लगेगा। ठीक है, बैक किसी का नहीं लगेगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन जो थे अब जो थे आपके जो है नए थे स्टूडेंट। हाँ, याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके क्या थे, नए थे, लेकिन सब लोग पास होंगे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि किसी का बैक लगेगा। ओके, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। अगला क्लास आप लोगों का क्या थर्ड पेपर है स्टूडेंट, तो उसका भी देखिए आप लोगों को आज रात नहीं तो कल सुबह आप लोगों को उसकी क्लास मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है स्टूडेंट राइट हो गया। ओके, जो 10 क्वेश्चन जो है डाउटफुल में है स्टूडेंट, तो मुझे जैसे ही उसका आंसर क्लियर होता है आपको मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।